हाँ जी, तो आज अपन डिस्कस करेंगे राज्यपाल का पार्ट नंबर 3 जिसमें केवल और केवल अपन राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि इस वीडियो को स्किप ना करें, किसी भी कंडीशन में ना करें। अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके रख लें ताकि मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टाइम नहीं है तो डाउनलोड करके रख लें और जब भी टाइम मिले तो इसको देख लेना ज़रूर। क्योंकि इसमें वो चीज़ें बताने वाले हैं जो कि आपको राजस्थान पॉलिटी को आगे जाके समझने में हेल्प करने वाली है, वो मुख्य चीज़ें। ओके, तो किसी भी कंडीशन में इसको मिस नहीं करना है। पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है ताकि आगे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना मिले राजस्थान पॉलिटी में। बहुत ही बेसिक चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो राज्यपाल का जो पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने से पहले अपन ने राज्यपाल पार्ट सेकंड में एक स्लाइड अपन ने छोड़ दिया था। मैंने आपको कहा था कि ये नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन बात कर रहे थे राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में। राज्यपाल के द्वारा जो नियुक्तियाँ की जाती है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। और थोड़ा-सा और रिकॉल करवा देता हूँ आपको कि राज्यपाल का जो पार्ट नंबर सेकंड था, उसमें अपन ने लास्ट में डिस्कस किया था राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ या राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियाँ। तो अनुच्छेद 154 के तहत अपन ने वहाँ पे देखा था कि राज्य राज्य की सभी कार्यपालिका की शक्तियाँ किसके अंदर निहित होती है? राज्यपाल के अंदर निहित होती है। तो इसका सीधा-सा मतलब ये निकलता है कि बिना राज्यपाल के राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों को काम में नहीं लिया जा सकता। बिना राज्यपाल के राज्य की किसी भी कार्यपालिका शक्ति को काम में नहीं लिया जा सकता। राज्यपाल ही मुख्य रूप से उन पे हस्ताक्षर करता है और उसके बाद में वो कार्य शुरुआत होती है उनकी या वो संपन्न होते हैं। तो जिनमें अपन ने उसके बाद में अपन ने ये देखा था कि राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियों में राज्यपाल के द्वारा कुछ नियुक्तियाँ भी की जाती है। जैसे कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और भी बहुत सारी नियुक्तियाँ राज्यपाल के द्वारा की जाती है और साथ ही साथ कुछ संस्थाओं के अध्यक्ष भी राज्यपाल खुद होते हैं और जो राज्य की जो सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं, गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी होती हैं राज्य के अंडर में, उनके कुलपति भी राज्यपाल खुद होते हैं। तो ये चीज़ें अपन ने सेकंड पार्ट के लास्ट में अपन ने डिस्कस की थी। उसमें अपन ने एक चीज़ छोड़ दी थी जो कि आज डिस्कस करेंगे। इसमें मुख्य रूप से क्या है, इस स्लाइड में क्या है कि राज्यपाल के द्वारा 2 आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। कुछ विशेष आयोग हैं ये, कौन से? एक तो आपका आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग और दूसरा है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। इन 2 आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन दोनों आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल हटा नहीं सकता। ये अपवाद है। और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा ट्विस्ट आ जाता है। अपन दिमाग ये लगा लेते हैं कि भाई इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल कर रहा है तो इनको हटाएगा भी कौन? राज्यपाल हटाएगा। और ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि भाई राजस्थान से रिलेटेड दोनों आयोग हैं वो राजस्थान से रिलेटेड है, तो राजस्थान का मेन आदमी कौन है? राज्यपाल है, तो राज्यपाल के द्वारा ही हटाया जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान रखना ध्यान रखना 3 चीज़ें, 3 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो आपका आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, ओके? दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और तीसरा है आपका राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। इन तीनों को केवल एक ही आदमी हटा सकता है। कौन? राष्ट्रपति। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल नहीं हटा सकता। राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। साथ ही साथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इनको भी केवल और केवल कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। हालाँकि ये जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनको राष्ट्रपति हटाने से पहले एक प्रोसेस और करनी पड़ती है, जो कि जिसको महाभियोग के नाम से जाना जाता है। जब आपको हाई कोर्ट पढ़ाया जाएगा, तो उसमें बाकायदा ये चीज़ बताई जाएगी कि महाभियोग किस तरीके से चलता है। तो महाभियोग कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाती है कि इस न्यायाधीश को या इस मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है। हालाँकि आज तक कभी किसी मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को महाभियोग के दौरान नहीं हटाया गया है। लेकिन ये संविधान के अंदर ये प्रोसेस बनी हुई है। तो ये तीनों ही ध्यान रखना, इनको केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। जबकि नियुक्ति की अगर बात की जाए तो तो
आरपीएससी और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इन दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट या किसी भी राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केवल राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति ही लास्ट में इनको हटाता है। जबकि इन दोनों में उल्टा होता है। राज्यपाल नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति हटाएगा। जबकि हाईकोर्ट में क्या होता है? हाईकोर्ट में ये होता है कि राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को हटाएगा। अब एक चीज़ और, ये ऑलरेडी मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें सिफ़ारिश किससे ली जाती है? सलाह किससे ली जाती है? राज्यपाल के द्वारा ली जाती है। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ कि राज्यपाल की तो सलाह ली ही जाती है, इसके साथ ही कॉलेजियम की सिफ़ारिश और ली जाती है। कॉलेजियम जब अपन जब अपन विधानमंडल पढ़ाएँगे, विधानमंडल नहीं, क्या पढ़ाएँगे? हाईकोर्ट, हाईकोर्ट पढ़ाएँगे तो उसमें बाकायदा ये चीज़ बताएँगे कि कॉलेजियम क्या होता है। एक सिंपल सा यहाँ पर मान के चलो कि एक समिति होती है, एक चयन समिति होती है, सिफ़ारिश समिति होती है, उसमें कुछ मुख्य आदमी होते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, है ना? इस तरीके से एक समिति बनती है, वो समिति क्या करती है? सिफ़ारिश करती है और उस सिफ़ारिश पे ही ये राष्ट्रपति क्या करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कॉलेजियम की सिफ़ारिश पे ही होती है। वहाँ पे राज्यपाल की ज़रूरत नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट के मामले में। लेकिन जब हाई कोर्ट की बात आ जाती है तो वहाँ पे राज्यपाल की सिफ़ारिश या राज्यपाल की सलाह लेने की बात आ जाती है। ओके, ओके। तो ये राज्यपाल पार्ट सेकंड में कुछ पोर्शन बचा हुआ था जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और फिर एग्ज़ाम में सवाल गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। सिंपल सी बात है, आरपीएससी और राज्य निर्वाचन आयोग इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। और हाई कोर्ट में क्या होता है? राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा और राष्ट्रपति ही हटाएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं राज्यपाल का पार्ट नंबर 3 जिसमें केवल और केवल अपन विधायी शक्तियों के बारे में देखेंगे। देखो कार्यपालिका की शक्तियाँ कंप्लीट हो चुकी है, कार्यपालिका की शक्तियाँ अपन पढ़ चुके हैं पार्ट सेकंड में। अब देखेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ जिसमें राज्यपाल के पास विधानमंडल की भी शक्तियाँ होती है कुछ और कुछ वो खुद कानून बना सकता है, वो भी उसके पास एक पावर होती है जिसको अध्यादेश बोला जाता है। अब ये अध्यादेश क्या होता है ये बाकी डिटेल आपको आगे बताई जाएगी। तो अनुच्छेद 168 के तहत अनुच्छेद 168 के तहत किसी भी राज्य में जब विधानमंडल का गठन किया जाएगा, तो वो किस तरीके से किया जाएगा, इसका उल्लेख दे रखा है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 168 में। अनुच्छेद 168 में ये ऑलरेडी मैं आपको जब मैंने क्या बताए थे, अनुच्छेद याद करवाए थे, तो उसमें बताया था कि राज्यपाल राज्यपाल जब विधानमंडल के अंदर जाता है, विधानमंडल के किसी भी सदन में जाता है, तो वो विधानमंडल का क्या पहन के जाता है? ताज पहन के जाता है। क्या पहन के जाता है? ताज पहन के जाता है। लेकिन इस ताज का वो पैसा चुकता नहीं करता है, उसको पैसे चार्ज नहीं करने पड़ते। मतलब उसका पैसे खर्च नहीं लगता है उस ताज का। क्यों? क्योंकि राज्यपाल जो होता है, वो राज्यपाल इस विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, इसलिए राजा जब राजा जब विधानमंडल का ताज पहन के जाता है, तो उसको फ़ी नहीं देनी पड़ती है। ताज फ़ी ताज फ़ी नहीं देनी पड़ती है, तो ये अनुच्छेद याद करवाने की प्रोसेस थी। ओके, यहाँ पे अपन ने एक चीज़ देखी कि अनुच्छेद 168 में कि राज्यों में विधानमंडल का गठन किस तरीके से होगा, इसका उल्लेख दे रखा है और साथ ही साथ ये जो राज्यपाल होता है, ये विधानमंडल का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? अभिन्न अंग होता है, अहम हिस्सा होता है। बगैर राज्यपाल के विधानमंडल नहीं बन सकती राज्यपाल में। ये ऑलरेडी आपको मैं पार्ट सेकंड या पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूँ कि राज्यों के अंदर जो विधानमंडल होती है, उसमें कौन-कौन होता है? एक तो आपका आपका क्या होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल के साथ में विधानसभा होती है। विधानसभा होती है और विधानसभा के साथ में विधान परिषद होती है। तो इन 3 चीज़ों को मिलाने के बाद में ही क्या बनती है? विधानमंडल बनती है। अब कई राज्यों में ही ये सिस्टम है। कई राज्यों में ही विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, लेकिन उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ पर विधानमंडल है, तो वहाँ पे क्या है
कि केवल विधानसभा ही है। क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है। राजस्थान के केस में भी यही है कि हमारे राजस्थान में केवल विधानसभा और राज्यपाल इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनती है? विधानमंडल बनती है। तो ये ध्यान रखना। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जिस तरीके से एक सेकंड जिस तरीके से जिस तरीके से संसद के अंदर जिस तरीके से संसद के अंदर 2 सदन होते हैं। जिस तरीके से संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा, उसी तरीके से विधानमंडल के अंदर भी 2 सदन होते हैं। विधानमंडल के अंदर भी 2 सदन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया एक तो आपकी विधानसभा और दूसरी क्या होती है? विधान परिषद। जबकि हमारे राजस्थान में विधान परिषद का सिस्टम है ही नहीं। विधान परिषद का सिस्टम नहीं है। जब आपको विधानमंडल पढ़ाएँगे तो बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाएँगे कि हमारे यहाँ पर विधानमंडल को बनाने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जो कि संसद में भी पड़ा हुआ है। क्योंकि संसद ही क्या करती है, को बना सकती है और वो ही मिटा सकती है। उसी के पास अंतिम शक्ति होती है। तो हमारी विधानसभा ने पास करके भेज दिया है कि भाई हमारे राजस्थान में भी विधान परिषद की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक संसद ने वो पास नहीं किया है। ओके, ये कब भेजा गया था, किस तरीके से भेजा जाता है, ये सारी चीज़ें अपन विधानमंडल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब केवल यहाँ पर यही देखते हैं कि राज्यपाल जो होता है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बिना राज्यपाल के राज्य के अंदर विधानमंडल नहीं बन सकती। बिना विधान परिषद के विधानमंडल हो सकती है, लेकिन बिना राज्यपाल के विधानमंडल नहीं बन सकती। ये अभिन्न हिस्सा होता है इसका। अब देखो, एक तो ये लाइन है, दूसरी अगर मैं ये लाइन ये लिख दूं कि राज्यपाल राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य है सदस्य है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। ना तो वो विधानसभा का सदस्य होता है, ना ही वो विधान परिषद का सदस्य होता है। केवल वो उस विधानमंडल का क्या होता है? हिस्सा होता है। ओके? इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑप्शन में ये चीज़ दी जा सकती है एग्ज़ाम के अंदर। विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है राज्यपाल। अहम हिस्सा होता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। फँसाया जा सकता है आपको एग्ज़ाम के अंदर। अब ध्यान दो, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको आगे राजस्थान पॉलिटी में आपको कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती है। सिंपल सी बात है, बेसिक सी चीज़ें हैं, हालाँकि आपको कइयों को पता भी होगी कि विधानसभा का जो सदस्य होता है, इनको क्या बोला जाता है? विधायक बोला जाता है। विधायक बोला जाता है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं। इसी तरीके से विधान परिषद का जो सदस्य होता है, उसको विधान परिषद सदस्य या शॉर्ट फॉर्म एमएलसी बोला जाता है। एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद के सदस्य। और विधानसभा की अगर बात की जाए तो विधानसभा सदस्य की बात की जाए तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। साथ ही साथ जो लोकसभा और राज्यसभा का जो सदस्य होता है, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद, इनका ध्यान रखना, क्योंकि भाई हर बार तो मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करने से रहा। बार-बार इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियोज़ लंबे बनेंगे, बेमतलब का आपका टाइम देखो, होता क्या है कि जिनको बेसिक चीज़ें पता होती है, उनका बेमतलब का टाइम खराब हो जाता है। बार-बार जब चीज़ें बताई जाती है तो उससे बोर भी हो जाते हैं और साथ ही साथ क्या होता है, टाइम खराब होता है, कीमती समय बर्बाद होता है। तो एक बार ध्यान दे लीजिए अच्छे से कि एमएलए किसको बोलते हैं, एमपी किसको बोलते हैं और एमएलसी किसको बोलते हैं। आगे चलते हैं मुख्य चीज़ पर। यहाँ पे जो मुख्य चीज़ थी वो यही थी 168, जो कि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कई बार। आगे बात करते हैं विधानमंडल के सत्रों की। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। विधानमंडल के अंदर 3 सत्र होते हैं। ये सत्र क्या चीज़ होती है? जिस तरीके से हमारे स्कूल के अंदर सत्र चला करते थे, हमारे शीतकालीन सत्र चलते थे, अपने मानसून सत्र चलते थे और कौन से सत्र चलते थे? शायद 2 ही सत्र चलते हैं हमारे स्कूलों में। तो जिस तरीके से स्कूलों के अंदर सत्र चला करते थे, एक टाइम पीरियड हुआ करता था,
उसी तरीके से विधानमंडल के अंदर जो मीटिंगें होती है वो एक सत्रों के अंदर चलती है। विधानमंडलों में भी क्या होती है, क्या होते हैं, सत्र या सेशन होते हैं। जैसे कि जैसे कि बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर मैं बता रहा था कि 3 सत्र होते हैं। विधानमंडल में 3 सत्र होते हैं। कौन-कौन से? एक तो आपका बजट सत्र हो जाता है, दूसरा आपका मानसून सत्र हो जाता है और तीसरा आपका क्या हो जाता है? शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र होते हैं और 3 सत्रों का जो जो टाइम पीरियड होता है, इन्हीं के अंदर क्या होती है? मीटिंगें होती है। अच्छा, स्कूल के अंदर देखो क्या होता है? सत्र चलता है, सेशन चलता है 24-25 ऐसे। 24-25 का सत्र, 2025-26 का सत्र, इस तरीके से सत्र चलता है। मतलब पूरे साल को ही काउंट कर लिया जाता है एक सत्र के अंदर। लेकिन विधानमंडलों के अंदर क्या होता है कि पूरे साल को 3 सत्रों के अंदर बाँट दिया गया है। 3 सत्रों के अंदर बाँट दिया गया है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब इनका टाइम पीरियड देखते हैं अपन। जो बजट सत्र होता है, ये बजट सत्र फरवरी से लेके मई तक चलता है। फरवरी से लेकर, हर एक साल की बात हो रही है, फरवरी से लेके मई तक का जो टाइम पीरियड होता है, ये आपका क्या होता है? बजट सत्र होता है। और इस बजट सत्र में क्या किया जाता है? नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इसमें बजट की घोषणा की जाती है और साथ ही साथ इस बजट पे चर्चा की जाती है। बस यही मुख्य काम होता है फरवरी से लेके मई तक। फिर जून का क्या होता है? जून की छुट्टियाँ चलती है, 1 महीने की छुट्टी रहती है और फिर जुलाई से लेके सितंबर तक, जुलाई से लेके अक्टूबर तक, जुलाई से लेके सितंबर नहीं, हाँ, जुलाई से लेके सितंबर तक, ये जो टाइम पीरियड होता है, ये आपका मानसून सत्र होता है। जुलाई से लेके सितंबर। जुलाई से लेके सितंबर आपका मानसून होता है। इसमें क्या होता है कि विधानसभा की जो नॉर्मल जो कार्यवाही होती है, जो मुख्य काम होता है, जिसके अंदर विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, विधेयक पारित किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। हालाँकि ये तीनों चीज़ें एक ही है ना? तो कानून बनाने से संबंधित, नियम बनाने से संबंधित जो काम मामले होते हैं, वो काम जून से लेके जुलाई से लेके सितंबर तक किया जाता है। इसके बाद में आपका लास्ट सेशन आता है जो कि आपका शीतकालीन सत्र कहलाता है। इसमें क्या होता है कि अक्टूबर तक तो छुट्टी रहती है, लेकिन नवंबर और दिसंबर जो 2 महीने होते हैं, ये आपके शीतकालीन सत्र के होते हैं। इसमें क्या होता है, जो विधानसभा या विधानमंडल के जो काम बचे हुए हैं लास्ट में, उन पे उन पे काम चल रहा होता है और साथ ही साथ जो समीक्षा होती है, कहने का मतलब भाई पूरे साल में अपन ने क्या किया है, उसकी जाँच होती है। तो समीक्षा और जो बचे हुए काम हैं, उनको निपटाया जाता है। तो ये 3 सत्र होते हैं, आगे जाके अपन को राजस्थान पॉलिटी में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और आपका क्या? शीतकालीन सत्र। आगे बात करते हैं। अब इन सत्रों से संबंधित, अब ये देखो, ये जो सत्र हैं, ये विधानमंडल से संबंधित हैं और अपन पढ़ क्या रहे हैं? राज्यपाल की, विधानमंडल की और कानून बनाने की शक्ति। तो यहाँ पे विधानमंडल की शक्तियों में देखते हैं पहले कि सत्र सत्र से संबंधित, ये जो विधानमंडल के सत्र हैं, इनसे संबंधित राज्यपाल की क्या शक्तियाँ हैं? तो ध्यान दो, ये जो अभी मैंने आपको बताया, बजट सत्र, मानसून सत्र और आपका शीतकालीन सत्र, तो ये सत्र जैसे ही शुरू होते हैं, तो सत्र को शुरू करना, एक तरीके से संविधान की भाषा में बोला जाता है उसको सत्र आहूत करना। क्या बोला जाता है? सत्र आहूत करना, जिसको सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? सत्र शुरू करना। और सत्र समाप्त करने को संविधान की भाषा में बोला जाता है सत्रावसान। तो सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना। देखो, सत्र आहूत का मतलब होता है शुरू करना, सत्र शुरू करना, और सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को समाप्त करना। तो ये दोनों काम किसके हाथ से होते हैं? ये राज्यपाल के हाथ से होते हैं, राज्यपाल के द्वारा होते हैं। भाई, अगर बजट सत्र शुरू होगा, तो उसकी शुरुआत या उसकी घोषणा किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। और जब बजट सत्र कंप्लीट होगा, तब भी घोषणा किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो सत्र को शुरू करना, फरवरी में सत्र को, जैसे कि बजट सत्र को शुरू करना होगा, तो राज्यपाल घोषणा करेगा और फिर मई के एंड में जब सत्र समाप्त होगा, तो उस टाइम पे भी घोषणा किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना, ये दोनों काम किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। तीसरा यहाँ पर आ जाता है विधानसभा भंग करना। विधानसभा भंग करने का मतलब क्या होता है? इसको समझने के लिए आपको बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान की जो विधानसभा है, इसमें टोटल सीटें कितनी हैं? 200 हैं। कितनी सीटें हैं? 200 हैं। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिनको आप विधायकों के चुनाव भी बोलते हैं, तो जब विधायकों के चुनाव होते हैं, तो
कई बार क्या होता है कि टोटल 200 सीटों पे नहीं होते हैं, 199 पे होते हैं या 198 पे होते हैं। कुछ ऐसे कंडीशन बन जाती हैं कि टोटल 200 के 200 सीटें आपके चुनाव नहीं होते हैं। मान के चलो कि 200 के 200 सीटों पे चुनाव हो गए हैं। एक कंडीशन मान के चलो, एक कंडीशन मान के चलो कि 200 की 200 सीटों पे चुनाव हो गए हैं, किनके? विधायकों के। और चुनावों का रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। चुनावों का रिज़ल्ट क्या आ गया? आपके सामने आ गया। जैसे कि एक एक पार्टी तो है आरएलपी, दूसरी है बीजेपी, तीसरी है कांग्रेस और चौथी है आपकी बसपा, बीएसपी। आरएलपी को कितनी सीटें मिली? 25, बीजेपी को मिली 70, कांग्रेस को मिली 80 और आपको बसपा को मिली 25। अब आप मुझे बताओ कि टोटल 200 सीटें हैं और बहुमत, पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि सरकार उसी की बनेगी जिसके पास आधे से एक ज्यादा सीट होंगी। आधी सीट, 200 की आधी सीटें कितनी होंगी? 100, 100 से एक ज्यादा मतलब 101। तो जिस पार्टी के पास 101 सीट या उससे ज्यादा होंगी उसकी सरकार बनेगी। अब यहां पर जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को देखकर मुझे बताओ कि सरकार कौन सी पार्टी की बनेगी? बताओ देखिए, किस पार्टी की यहाँ पर सरकार बनने वाली है? तो मैंने कल भी आपको ये वीडियो में बताया था, राज्यपाल पार्ट 2 में बताया था कि जब ऐसी कंडीशन बन जाती है, किसी एक सिंगल पार्टी के पास बहुमत नहीं होता है, तो क्या करते हैं ये 2 पार्टियाँ मिलकर, 2 पार्टियाँ या 3 पार्टियाँ मिलकर क्या करती हैं? बहुमत बहुमत बनाती है या गठबंधन बनाती है। बहुमत बनाती है, गठबंधन कर लेती है और वो बहुमत साबित कर लेती हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 पार्टियाँ मिल सकती है, 3 तरीके से सरकार बन सकती है। जैसे कि अगर बीजेपी और कांग्रेस मिल जाए, तो भी 101 से ज़्यादा सीटें बन रही हैं। 70 और 80 कितनी हो गई? 150। तो सरकार बनाई जा सकती है बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन के द्वारा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कांग्रेस और आरएलपी ये दोनों मिलकर भी क्या बना सकती है? अपना बहुमत दिखाए और सरकार बना सकते हैं, गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि बीजेपी और बसपा ये दोनों मिलकर भी ये दोनों मिलकर भी क्या कर सकती हैं? नहीं, बीजेपी और बसपा नहीं बना सकती, क्योंकि 95 सीट ही हो रही हैं इनकी। कांग्रेस और बसपा कांग्रेस और बसपा दोनों मिलकर 105 सीटें हो गई है, तो ये भी अपनी सरकार बना सकती है। तो 3 गठबंधन की सरकारें यहाँ पर बन सकती है। 3 गठबंधन की सरकारें बन सकती है। अब इनमें से जब ऐसी कंडीशन होती है तो कौन पहले राजी होगा? कौन पहले राजी होगा और कौन जल्दी से जल्दी आपके आपकी खुद की क्या बनाएगा? गठबंधन की सरकार जितनी जल्दी बनेगी, उतनी जल्दी ही वो राज्य के अंदर क्या करते हैं? अपनी सरकार बना लेते हैं। ओके। अब इन तीनों में से एक कंडीशन लेके चलते हैं अपन, तीनों में से एक कंडीशन लेके चलते हैं। जैसे कि अपन लेके चल रहे हैं कांग्रेस और बसपा की, इन्होंने गठबंधन किया और अपनी सरकार बना ली। अब ध्यान दो, इनके पास सीटें कितनी हो गई? 105 सीटें हो गई और इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बना लिया और मंत्रिपरिषद बना लिया, सरकार चल रही है। अगले अगले एक डेढ़ साल बाद में, अगले एक डेढ़ साल में क्या कंडीशन हुई कि इनमें से 10 विधायक जो कि कांग्रेस के थे, कांग्रेस पार्टी के थे, ये कहाँ पे जाके मिल जाते हैं? बीजेपी में। कहने का मतलब ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं और बीजेपी में जाके मिल जाते हैं। अब ध्यान दो, दूसरी तरफ क्या कंडीशन बन गई कि 70 तो पहले थे, 10 ये और आ गए, कितने हो गए? 80, 80 और अगर मान लो इसके साथ मिल जाएँ ये, इसके साथ अगर ये मिल जाएँ, तो इनके पास कितनी सीट बन रही है? इनके पास सीट बन रही है 105, जबकि इधर कितनी क्या कंडीशन बन गई? इधर कंडीशन बन गई आपकी, अगर इसमें से 10 निकाल दोगे तो कितनी बच गई? 95। तो इधर ध्यान दो, ये जो पहले सरकार चल रही थी, इसका बहुमत हो चुका है खत्म और बहुमत खत्म होते ही सरकार गिर जाती है। बहुमत खत्म होते ही सरकार गिर जाती है। जो चालू सरकार है, जैसे कि अभी भजन लाल की सरकार है, भजन लाल की सरकार में अगर ऐसी कंडीशन हो और विधायक छोड़ के चले जाएँ, तो सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी और फिर से क्या किया जाएगा, जैसे कि इन 3 ने मिलके बिना चुनाव करवाए, ये चुनाव दोबारा से नहीं हो रहे हैं इस कंडीशन में, बिना चुनाव दोबारा करवाए इन्होंने क्या कर ली है, इन तीनों ने मिलके गठबंधन की सरकार दोबारा से बना ली है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक सरकार, चालू सरकार गिर रही है और दोबारा से बन रही है।
लेकिन लेकिन कई बार क्या होता है कि चालू सरकार तो गिर गई, लेकिन ये जो 10 गए थे, ये 10 अब किसी के साथ मिलने को राजी नहीं है। ये किसी के साथ मिलने को राजी नहीं है, ना ही ये जो बचे हैं, ये आपस में मिलने को राजी हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि किसी भी एक सिंगल के पास बहुमत नहीं है, ना ही कोई 2 आपस में मिलने को राजी है। तो अब होगा क्या? अब जो विधानसभा चल रही थी, वो विधानसभा भंग हो जाएगी। वो विधानसभा भंग हो जाएगी और विधानसभा भंग होने का मतलब यह है कि अब भाई साहब चुनाव दोबारा से होंगे। क्या होगा? चुनाव दोबारा से होंगे क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपस में कि किसकी सरकार बनेगी। तो इस कंडीशन में चुनाव दोबारा से होते हैं और चुनाव दोबारा से तभी होते हैं जब पहले वाली जो विधानसभा बनी हुई थी वो भंग हो। विधानसभा भंग होने का मतलब यह है कि जितने भी सदस्य हैं वो सदस्य उनकी सदस्यता हट जाती है और वो दोबारा से चुनकर आते हैं। इसको बोला जाता है विधानसभा भंग होना। जबकि मंत्रिपरिषद भंग होना या मंत्रिमंडल भंग होने का मतलब क्या है कि इस कंडीशन में जब आपको मैं बता रहा था कि 80 और 25 105 मिलके इन्होंने क्या बना लिया था, अपनी सरकार बना ली थी, अपनी मंत्रिपरिषद बना ली थी। तो जब ये 10 विधायक इधर छोड़ के गए, तब क्या हुआ था, इनकी मंत्रिपरिषद भंग हो गई थी। इनकी मंत्रिपरिषद क्या हो गई थी? भंग हो गई थी। इनकी चालू सरकार गिर गई थी। मंत्रिपरिषद भंग होना और विधानसभा भंग होना, ये अलग-अलग बात है। मंत्रिपरिषद भंग होने के बाद में चुनाव दोबारा से हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये 10 विधायक इधर जाके अपनी सरकार बना सकते हैं इन लोगों के साथ गठबंधन करके। तो चुनाव दोबारा से करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है? लेकिन जब कोई भी पार्टी आपस में मिलने को राजी नहीं है और सिंगल पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? विधानसभा भंग हो जाती है और विधानसभा भंग होने का मतलब यह है कि भाई साहब अब चुनाव दोबारा से होंगे। तो चुनाव दोबारा से तभी होंगे जब विधानसभा भंग होगी। मंत्रिपरिषद के भंग होने पे चुनाव दोबारा से नहीं होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि चुनाव दोबारा से हों। हालाँकि कंडीशन ऐसी बन सकती है कि भाई ये 10 विधायक छोड़ के चले गए, चालू सरकार को गिरा गए, लेकिन ये 10 विधायक अब किसी के साथ मिलने के लिए भी राज़ी नहीं है। किसी के साथ मिलने के लिए राज़ी नहीं है और ना ही कोई 2 पार्टी आपस में मिलने के लिए राज़ी है। तो इधर मंत्रिपरिषद भी भंग हो गई और उधर विधानसभा भी भंग हो गई। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि चुनाव दोबारा से होते हैं। ओके? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये दोबारा से मैं चीज़ें नहीं बताऊँगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे थे? क्या डिस्कस कर रहे थे कि विधानसभा को भंग करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किससे सलाह लेके? मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह लेके। लेकिन ये हर बार सत्य नहीं होता। ये हर बार सत्य नहीं होता है कि भाई हर बार वो राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से पूछेगा कि भाई विधानसभा को भंग करना है कि नहीं करना है? बताओ आप। हर बार सत्य नहीं होता है, राज्यपाल खुद के विवेक को भी प्रयोग में लेता है। ओके? विधानसभा भंग करने का मतलब समझ गए ना आप? विधानसभा भंग करने का मतलब ये है कि किसी एक सिंगल पार्टी के पास बहुमत नहीं है, ना ही कोई 2 पार्टियाँ आपस में मिलके बहुमत साबित कर पा रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में विधानसभा भंग हो जाती है। अब विधानसभा भंग होने से पहले मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद क्या कहते हैं कि भाई देखो हमारी किसी की बस की बात नहीं है, आप एक काम करो विधानसभा को भंग कर दो। विधानसभा को भंग कर दो। ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि विधानसभा भंग राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सत्र आहूत और सत्रावसान दोनों राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। सत्र की अध्यक्षता, ये जो सत्र होते हैं, इन सत्रों के अंदर जो मीटिंगें चलती है, इन मीटिंगों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इनके हेड के द्वारा। इनके हेड के द्वारा जैसे कि विधानसभा का जो हेड होता है, वो विधानसभा अध्यक्ष होता है। विधान परिषद का जो हेड होता है, वो क्या होता है? सभापति होता है। विधान परिषद का सभापति होता है। विधानसभा का हेड कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष होता है। ये इनका काम क्या होता है? जिस तरीके से हमारे स्कूल के अंदर जो मॉनिटर का काम होता था, मॉनिटर कौन होता था? किस तरीके से? भाई जो कोई होशियार बंदा होता था जिसको टीचर खड़ा करके चले जाते थे और बोलते थे कि भाई ध्यान रखना इनका। ध्यान रखना कोई फालतू में उछल-कूद ना करे, ना कोई बाहर घूमे नहीं, खेले ना।
तो ये ध्यान रखने का काम जिस तरीके से स्कूल में मॉनिटर का होता था, उसी तरीके से विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष का होता है और उधर आपके विधान परिषद में सभापति का होता है। ओके? ये मोटा-मोटा मैंने आपको बताया। जब आपको विधानसभा और विधान परिषद पढ़ाया जाएगा, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएगी कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, उसके क्या-क्या काम होते हैं। पूरी एक लिस्ट आपको पूरी अच्छे तरीके से समझाएँगे। विधान परिषद भी आपको अच्छे तरीके से सभापति के सारे काम समझाए जाएँगे। तो सत्र की अध्यक्षता विधानसभा के विधानसभा के अंदर जो सत्र आयोजित किए जाते हैं, उनमें मीटिंगें होती हैं, उन मीटिंगों की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। विधानसभा का निलंबन या बैठकें स्थगित, ये किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा का निलंबन होने का सीधा-सा मतलब यह है कि चालू सत्र के अंदर कोई मीटिंग अगर रोक दी गई है, चालू सत्र के अंदर मीटिंगें नहीं हो रही हो या चालू मीटिंग को रोक दिया गया है, तो उसको ही बोला जाता है विधानसभा का स्थगन। विधानसभा का स्थगन या निलंबन उसी को बोला जाता है। सत्र तो चल रहा है लेकिन मीटिंगें नहीं चल रही है। सत्र चल रहा है लेकिन मीटिंगें नहीं चल रही है, उसी को स्थगन बोला जाता है। तो ये विधानसभा का स्थगन या बैठक स्थगित करने का काम किसका होता है? विधानसभा अध्यक्ष का होता है। यहाँ पे राज्यपाल का कोई रोल नहीं होता है। ध्यान रखना, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। साइन डाई किसे कहते हैं? सत्र को अनिश्चित काल के लिए रोकना ही साइन डाई कहलाता है। सत्र को अनिश्चित काल के लिए रोकना कि जैसे मान लो कोई सत्र चल रहा है, मान लो बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र फरवरी में स्टार्ट हुआ, मई में खत्म हो गया। लेकिन अब अगला नहीं, बीच में इस सत्र को रोक दिया जाता है। सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। जैसे कि बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र बीच में ही उसको एक अनिश्चित काल के लिए रोक दिया। भाई अब नेक्स्ट मीटिंग कब होगी उसका कोई पता नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है। तो इस कंडीशन को सिचुएशन को क्या बोला जाता है? साइन डाई कहा जाता है। साइन डाई क्या कहा जाता है? साइन डाई कहा जाता है। 2 सत्रों के बीच में चाहे वो कोई से भी 3 में से 2 सत्र हो, इन 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने का हो सकता है। वैसे आम तौर पे अगर देखा जाए तो कितना गैप होता है इनके बीच में? 1-1 महीने महीने का होता है। फरवरी से मई, फिर जुलाई से सितंबर। तो जुलाई और मई के बीच में 1 महीना जून का, वो गैप होता है। भाई यहाँ पर देखो फरवरी से मई, फिर जुलाई से सितंबर हो रहा है। बीच में जून का जो 1 महीना है वो गैप आ जाता है। इधर सितंबर और अक्टूबर का गैप आ जाता है। मतलब 1 महीने का गैप आ जाता है। फिर दिसंबर के बाद में जनवरी का गैप आ जाता है और फरवरी से वापस से स्टार्ट हो जाता है आपका नया साल। और नए साल के पहले सत्र से लेके फिर बाद में आपके आगे सत्र स्टार्ट हो जाते हैं। तो नॉर्मल तौर पे तो क्या है कि 1-1 महीने का गैप होता है, लेकिन वैसे अगर कोई कंडीशन बन जाती है तो 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने का हो सकता है। 1 साल के अंदर कम से कम 2 सत्रों का होना आवश्यक है। भाई 3 में से कोई से भी 2 सत्र ज़रूरी हैं 1 साल के अंदर। ऐसे नहीं कि 3 सत्र हैं और 3 में से 2 सत्र हुए नहीं, केवल 1 सत्र ही आयोजित हुआ, ऐसा नहीं होगा। आगे बात करते हैं वर्ष में कुल बैठकें कम से कम 50 से 60। भाई ये ऐसा नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये निश्चित नहीं है। ये निश्चित नहीं है कि 50 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। लेकिन आम तौर पे देखा जाए तो 50 से 60 जो बैठकें होती हैं, मीटिंगें होती हैं, वो 1 साल के अंदर विधानसभा की होती है। सदस्यों को सत्र की बुलाने की सूचना, ध्यान दो यहाँ पे जो सत्र शुरू होता है तो ऐसे तो है नहीं कि विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य वहीं पर सोते हैं, विधानसभा में ही सोते हैं, विधान परिषद में ही सोते हैं, वहीं पर नहाते-धोते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो घर चले जाते हैं, जैसे मीटिंग कंप्लीट होती है तो वो आपके नहीं, अपने घर पे चले जाते हैं। अब नया सत्र जब चालू होता है, तो उस सत्र के शुरू होने की सूचना किसके द्वारा दी जाती है? तो वो सूचना दी जाती है विधानसभा सचिव के द्वारा। किसके द्वारा? विधानसभा सचिव के द्वारा। ये विधानसभा सचिव कौन होता है? ध्यान दो, अभी मैंने आपको बताया कि विधानसभा सदस्य जो एमएलए होता है, इन एमएलए के अंदर स इन एमएलए जो जितने भी एमएलए होते हैं, इनमें से किसी एक आदमी को क्या बना दिया जाता है? विधानसभा सचिव बना दिया जाता है। ये सचिव और आपका जो मुख्य सचिव होता है राज्य सरकार का, ये दोनों अलग हैं। ये दोनों क्या हैं? अलग हैं। ये केवल विधानसभा के जो प्रशासनिक काम होते हैं, उन्हीं पे फ़ोकस करता है। जबकि आपका जो मुख्य सचिव है, ये पूरे राज्य के जो प्रशासनिक काम होते हैं, उनको देखता है।
तो विधानसभा सचिव और आपका राज्य सरकार का सचिव ये दोनों अलग होते हैं। साथ ही साथ ये जो मुख्यमंत्री का सचिव होता है वो भी अलग होते हैं। तो ये 3 जने हैं, ये तीनों अलग-अलग होते हैं। मिक्स मत करना इनको। तो विधानसभा सचिव के द्वारा सत्र शुरू होने की सूचना दी जाती है कितने दिन पहले? 21 दिन पहले। कितने दिन पहले? 21 दिन पहले सूचना दी जाती है विधानसभा सचिव के द्वारा। ये विधानसभा सचिव एमएलए ही होता है, विधायक ही होता है। विधायकों में से ही एक को क्या बना दिया जाता है? विधानसभा सचिव बना दिया जाता है। ये विधानसभा के जितने भी कागजी कार्यवाही होती है, उनमें ये अहम भूमिका निभाता है। आगे बात करते हैं, विधानसभा भंग कब हो सकती है? ये कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी एक सिंगल पार्टी के पास बहुमत ना हो और साथ ही साथ कोई भी गठबंधन बनाने के लिए राजी ना हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? विधानसभा भंग हो जाती है। सरकार बनाने में जब असमर्थ होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? विधानसभा भंग हो जाती है और विधानसभा भंग होते ही क्या होते हैं? चुनाव दोबारा से होते हैं। मंत्रिमंडल भंग होने पे चुनाव दोबारा से हों, मंत्रिमंडल भंग होने पर चुनाव दोबारा से हों, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है। होता क्या है कि कई बार वो जो विधायक छोड़कर गए हैं, चालू सरकार में से निकल कर गए हैं, वो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलके नई सरकार बना बना लेते हैं, नई सरकार बना लेते हैं। तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि भाई मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद भंग हो चुकी है तो अब चुनाव दोबारा से होंगे, ऐसा नहीं होता है। ये हर बार नहीं होता है। विधानसभा भंग होने पे चुनाव दोबारा होते हैं। ये बात तो मैं 50 बार बता चुका हूँ कि विधानसभा भंग होने पे चुनाव दोबारा से होने ज़रूरी हैं। क्यों भाई भंग तभी होती है ना कि कोई सरकार ही नहीं बन पा रही है। अब सरकार ही नहीं बन पा रही है तो ऐसे तो है नहीं कोई मतलब कि भाई जैसे साल भर सरकार नहीं बनी, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। चुनाव दोबारा से करवाए जाएँगे, दोबारा से रिज़ल्ट आएँगे और रिज़ल्ट के हिसाब से फिर सरकार नई तरीके से सरकार बनती है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे राज्यपाल विधानमंडल को भंग कर सकता है। ठीक है, विधानसभा को भंग कर सकता है। ध्यान दो, राज्यपाल राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल की और भी शक्तियाँ हैं, जैसे कि राज्यपाल क्या करता है? हर साल का जो पहला सत्र होता है, हर साल का पहला सत्र कौन-सा होता है? बजट सत्र। तो बजट सत्र की जो पहली मीटिंग होती है, एक तो वो और जैसे ही नई सरकार बनती है, चुनाव होने के बाद में जैसे ही सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद में जो पहला सत्र शुरू होता है, उस पहले सत्र में जो पहली मीटिंग होती है, इनमें इनमें क्या किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा दोनों सदनों को एक साथ बैठाकर भाषण दिया जाता है, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। समझ में आया क्या? प्रत्येक साल के प्रत्येक साल का जो पहला सत्र होता है, कौन-सा सत्र होता है? बजट सत्र। तो बजट सत्र का जो पहला दिन होता है, जिस दिन पहली मीटिंग होती है, उस मीटिंग में राज्यपाल क्या करता है? अपना विशेष अभिभाषण देता है, अपना स्पीच देता है। ओके? साथ ही साथ जैसे ही सरकार बनती है, नई सरकार बनती है, तो राज्यपाल क्या करता है? पहली मीटिंग में भाई चाहे कोई सा भी सत्र स्टार्ट करो नई सरकार के द्वारा, कोई सा भी सत्र शुरू कर दिया जाए, लेकिन उस सत्र की पहली मीटिंग में क्या किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा भाषण दिया जाएगा। उस भाषण को क्या कहा जाता है? विशेष अभिभाषण कहा जाता है और ये विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 के अनुच्छेद 176 के तहत दिया जाता है, इसमें ये उल्लेख दे रखा है। ओके? अनुच्छेद 176 में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के बारे में उल्लेख दे रखा है। ये विशेष अभिभाषण कब दिया जाता है? प्रत्येक साल का जो पहला सत्र होता है, इस पहले सत्र की पहली मीटिंग में। साथ ही साथ जैसे ही नई सरकार बनती है 5 साल के बाद में या जब भी चुनाव होते हैं, तो चुनाव होने के बाद में जब सरकार बनती है, तो उस सरकार के टाइम पे जो विधानसभा की पहली मीटिंग होती है, पहले सत्र की जो मीटिंग होती है, उसमें राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण दिया जाता है। ओके। अनुच्छेद 175 क्या कहता है कि राज्यपाल विधान विधानमंडल के सदनों को संदेश भेज सकता है। कई बार विधेयकों से संबंधित विधेयक मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा कि विधेयक क्या चीज़ होती है। तो कई बार क्या होता है विधेयकों से संबंधित या कुछ और कामों से रिलेटेड राज्यपाल क्या करता है, ये विधानमंडल के सदनों को संदेश भेज सकता है। क्या भेज सकता है? संदेश भेज सकता है, तो ये भी राज्यपाल की क्या है? शक्ति है, विधायी शक्ति है। ओके, आगे बात करते हैं, सदस्यों की अयोग्यता।
अब ध्यान दो, ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो 10 सदस्य, ये 10 सदस्य चालू सरकार में से निकल के कहाँ पे जा रहे हैं? दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना, सदस्यों के द्वारा एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना क्या कहलाता है? दल-बदल कहलाता है। क्या कहलाता है? दल-बदल कहलाता है। अब इस दल-बदल में, अच्छा, ये दल-बदल के बारे में उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे देखने को मिलता है? द 10वीं अनुसूची में। 10वीं जो अनुसूची है, इसमें अपन को ये देखने को मिलता है, दल-बदल के बारे में। इस दल-बदल में ये सिस्टम होता है कि अगर अगर इस पार्टी के अधिकतर लोग इस पार्टी के अधिकतर लोग छोड़कर छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाते हैं, तब तो इनकी जो सदस्यता है, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इनमें से 2-4 आदमी या कुछ ही लोग एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो होता क्या है होता क्या है कि इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि भाई जो चालू सरकार है वो आसानी से गिरे नहीं। नहीं तो हो सकता है कि 2-4 आदमी जिनमें थोड़ी-सी ज़्यादा चुल होती है, वो आदमी क्या करते हैं, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में चले जाते हैं, दूसरी को छोड़कर तीसरी में चले जाते हैं। वो कभी सरकार को स्टेबल, स्थायी रूप से काम ही नहीं करने देते। और जब तक सरकार स्थायी रूप से काम नहीं करती है, तब तक क्या होता है, राज्य का या किसी देश का सही तरीके से विकास नहीं हो पाता है। ओके? तो इस तरीके से क्या होता है कि इनको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। दल-बदल विरोधी कानून। दल-बदल विरोधी कानून, जो कि आपकी 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है? 91वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जिसमें कुछ ही लोग अगर छोड़कर जा रहे हैं, तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला था कि ये जो अयोग्य घोषित करने का जो काम है, वो किसका काम होता है? विधानसभा अध्यक्ष का होता है। थोड़ा-सा और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। हालाँकि ये सारी विधानमंडल की चीज़ें हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि अगर 2/3 सदस्य, किसी भी पार्टी के अगर 2/3 सदस्य या 2/3 से ज़्यादा सदस्य एक साथ छोड़कर जाते हैं, तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी। लेकिन 2/3 से 1 भी सदस्य कम हो गया, तो वो जितने भी गए हैं, उनकी सबकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। जैसे कि 2/3 का एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि मान के चलो कि किसी पार्टी के पास 99 सदस्य हैं। किसी पार्टी ने 99 सीटें जीती है, 99 विधायक उसके ऑलरेडी हैं। अब इन्हें 99 में से 2/3 मतलब 66, अगर 66 विधायक इस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं, तो इन सदस्यों के साथ कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, इनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अगर ये 66 की जगह एक भी कम हुआ, ये 65 आदमी ए पार्टी को छोड़कर बी में चले गए, तो ये टोटल 65 के 65 आदमी अपने विधायक की सीट को खो देंगे। अपने विधायक की सीट को खो देंगे। मतलब इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। एक तरीके से ये दंड है, और ये दंड इतना भारी है कि आप सोच के देखो कि करोड़ों रुपए लगा के कोई विधायक अपनी अपनी सीट को जीतता है, और उसके बाद में ये फालतू का सा काम करके अपनी सदस्यता खो दे, तो आप सोच के देखो कितने करोड़ों का नुकसान होगा उसका। तो ये चालू सरकार को फालतू में तकलीफ ना दे, इसलिए ये दल विरोधी कानून लाया गया था। तो यहाँ पर अपन देख रहे थे कि दल-बदल के आधार पे जो अयोग्य घोषित किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है। इसको अच्छे से दिमाग के अंदर बैठा लो। आगे बात करते हैं। कई बार क्या होता है कई बार क्या होता है कि जो विधानसभा के अंदर जो सदस्य आते हैं, या विधान परिषद के अंदर सदस्य आते हैं, ये चुनावों के अंदर गड़बड़ी कर देते हैं। चुनावों के अंदर गड़बड़ी करके जीतते हैं, और वहाँ पे अपनी सीट को पा लेते हैं। लेकिन राज्यपाल को जब ये भनक लग जाती है कि भाई चुनाव के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है या गड़बड़ी हुई है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श लेकर
जिस आदमी ने, जिस सदस्य ने चुनाव के अंदर गड़बड़ी की है या भ्रष्टाचार किया है, उसको वो राज्यपाल क्या कर सकता है? अयोग्य घोषित कर सकता है और अयोग्य घोषित करने का मतलब है कि उसकी सदस्यता खत्म कर सकता है। किसके द्वारा किया जाता है ये काम? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन राज्यपाल अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता, ये किसकी सलाह लेके करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर ये काम करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह से ये काम करता है कौन? राज्यपाल। जबकि दल बदल के आधार पे अयोग्य घोषित करने का काम किसका होता है? विधानसभा अध्यक्ष का होता है। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 180 की बात करते हैं। इसमें ये कहा गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अगर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही क्या हैं? अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं, अपनी सीट पे नहीं आ रहे हैं, तब क्या होगा कि राज्यपाल राज्यपाल विधानसभा के सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष बना देगा और एक को क्या बना देगा? अध्यक्ष बना देगा अस्थायी तौर पे। कुछ टाइम के लिए विधानसभा सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष बना देगा और एक को क्या बना देगा? उपाध्यक्ष बना देगा। ओके? तो ये काम किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये राज्यपाल की शक्ति है, विधायी शक्ति है। ओके, आगे बात करते हैं। विधेयक किसी भी विधेयक से कानून किस तरीके से बनता है? किसी भी विधेयक से कानून किस तरीके से बनता है? इसकी प्रोसेस अपन समझते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि 200 विधायक हैं, ठीक है? 200 विधायक हैं। इन 200 विधायकों में से 30 विधायकों को क्या कर दिया जाता है? मंत्री बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? मंत्री बना दिया जाता है। और बाकी के जो 170 हैं, बाकी के जो 117 हैं, इनको सिंपल ऐसे विधायक ही रखा जाता है। ओके? अब ये जो 30 विधायक हैं, इन 30 विधायकों में से कुछ विधायक, इन 30 में से इस 30 मंत्रियों में से कुछ मंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं। ओके? ये कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, इनके पास राज्य के बड़े-बड़े विभाग होते हैं। बड़े विभाग होने का मतलब जैसे कि गृह विभाग हो गया, आपका वित्त विभाग हो गया। तो ये जितने भी बड़े-बड़े विभाग हैं, इन बड़े विभागों के जो मंत्री होते हैं, इन 30 में से जितने भी बड़े विभागों के मंत्री होते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। और ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनके अंदर आपका मुख्यमंत्री भी होता है। मुख्यमंत्री भी होता है। ओके? और ये मिलकर ही क्या करते हैं? पूरी सरकार को चलाते हैं। ये मिलकर ही सरकार को चलाते हैं। सरकार के जितने भी फैसले लेने होते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारे कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। कोई भी अगर कानून बनाना है सरकार के लिए, तो ये ही क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। तो अब देखो कानून किस तरीके से बनता है। ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, ये क्या करते हैं? एक रफ पन्ने पे वो चिट्ठा बनाते हैं, ये कानून होगा। हालाँकि ये नहीं बनाते हैं, इनके जो सचिव होते हैं, विभागों के जो सचिव होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, ये मुख्य रूप से उसका एक रफ पेज बनाते हैं जिसको प्रस्ताव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रस्ताव बोला जाता है। ये प्रस्ताव जैसे ही विधानसभा में ये प्रस्ताव जैसे ही विधानसभा में प्रस्तुत होता है, देखो ये मंत्रिमंडल क्या लेके आ रही है? प्रस्ताव लेके आ रही है और ये प्रस्ताव जैसे ही विधानसभा या विधान परिषद में रखा जाता है, तो इस प्रस्ताव का नाम क्या हो जाता है? विधेयक। क्या हो जाता है? विधेयक। इसका नाम चेंज क्या हो जाता है? विधेयक हो जाता है। तो ये विधेयक मंत्रिमंडल से विधानसभा में प्रस्तुत हो सकता है या विधान परिषद में प्रस्तुत हो सकता है। अगर विधानसभा ने पास कर दिया तो कहाँ पे जाएगा? विधान परिषद में जाएगा। अगर विधान परिषद ने पास कर दिया तो कहाँ पे जाएगा? विधानसभा में जाएगा। ओके, किसी में भी जा सकता है, पहले किसी में भी जा सकता है। जबकि आपको और बताएँगे कि धन विधेयक भी नाम से भी एक विधेयक विधेयक होता है जो कि विधान परिषद में नहीं रखा जा सकता, वो विधानसभा में रखा जाता है, तो वो एक बाद की बात है। बस सिंपल सा ये देखो कि पहले जो विधेयक होता है वो मंत्रिमंडल कहाँ पे रखती रखती है, या तो विधानसभा में या विधान परिषद में। फिर विधानसभा से पास होके विधान परिषद में आएगा, विधान परिषद से पास होने के बाद में कहाँ पे आएगा? राज्यपाल के पास में आएगा। राज्यपाल के पास में उस उस विधेयक पे 4 विकल्प होते हैं। 4 विकल्प होते हैं उस विधेयक से संबंधित। या तो उस विधेयक पे क्या कर दे वो, या तो उस विधेयक को क्या कर दे वो, स्वीकृति दे दे, मतलब मंजूरी दे दे,
या क्या कर सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे कि भाई राज्यपाल के पास वो विधेयक आया और वो पुनर्विचार के लिए कह दे कि भाई तुम वापस से विधानसभा में इसके ऊपर चर्चा करो ढंग से, आपने चर्चा नहीं की है, कुछ ना कुछ इसमें कमी छोड़ दी है। तो दूसरा ऑप्शन ये होता है। ओके, ये जो पुनर्विचार के लिए जो लौटाया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ये एक तरीके से वीटो होता है। क्या होता है? वीटो बोला जाता है इसको। और वीटो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वीटो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका मतलब होता है मना करना। उसका क्या मतलब होता है? मना करना। मना करना मतलब ना करना। ये होता है वीटो। तो ये जो पुनर्विचार हेतु जो लौटाने का जो सिस्टम है, इसको कौन सा वीटो बोला जाता है? सस्पेंसिव वीटो बोला जाता है। कौन सा वीटो बोला जाता है? सस्पेंसिव वीटो, जिसको निलंबनकारी वीटो भी कहा जाता है। निलंबनकारी वीटो भी कहा जाता है। ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो पुनर्विचार हेतु लौटाने का जो सिस्टम है, ये आपके धन विधेयक पे लागू नहीं होता है। धन विधेयक पे लागू नहीं होता है। अब यहाँ पे प्रश्न आपका उठा होगा कि ये धन विधेयक क्या होता है? तो ध्यान दो, ये जो विधेयक होता है, ये जो विधेयक होता है, ये 2 तरीके के होते हैं। विधेयक 2 तरीके के होते हैं। एक तो आपका सरकारी विधेयक होता है, एक आपका गैर सरकारी विधेयक होता है। ये सरकारी विधेयक क्या होता है? ये सरकारी विधेयक जो मंत्रिमंडल के द्वारा, मंत्रिमंडल या मंत्रि परिषद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है। और जो बाकी के जो 117 बाकी के जो 117 विधायक हैं, जो मंत्री नहीं है, तो अगर इन विधायकों के द्वारा अगर ये विधेयक लाया जाता है, तो इसको गैर सरकारी विधेयक बोला जाता है। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका सरकारी विधेयक होता है और एक आपका गैर सरकारी विधेयक होता है। तो सरकारी विधेयक तो वो विधेयक होता है जो किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और जो गैर सरकारी विधेयक वो होता है जो कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? मंत्री के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे राजस्थान में मंत्री के अलावा विधेयक कितने बच जाते हैं? मंत्रियों के अलावा 170। तो 170। अब ध्यान दो, ये जो मंत्रिमंडल के अंदर जो मंत्री होते हैं या मंत्री परिषद के अंदर जो, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मंत्र बड़ी चीज होती है मंत्री परिषद। ये आपकी क्या है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के अंदर ही एक छोटा सा हिस्सा होता है किसका? किसका होता है? मंत्रिमंडल का। मंत्रिमंडल का। ओके, इस मंत्रिमंडल के अलावा बाकी के और मंत्री बच जाते हैं। बाकी के और मंत्री बच जाते हैं। इस मंत्रिमंडल के अंदर क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्रियों के अंदर ही क्या होता है? आपका मुख्य मंत्री होता है। ये सारी चीजें अपन डिटेल में बताएंगे, लेकिन हल्का सा मैंने आपको बता दिया कि बड़ा एक पोर्शन होता है मंत्री परिषद का। मंत्री परिषद में टोटल विधायक कितने मंत्री कितने होते हैं? 30 होते हैं। इन 30 में से 5-7 जो मंत्री होते हैं, 5-7 जो मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल में होते हैं, और इन मंत्रिमंडल के अंदर ही आपका मुख्यमंत्री भी होता है। सेट सबसेट आपने सीखा होगा मैथ के अंदर। नहीं सीखा है तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये चीजें बता दी है। तो सरकारी विधेयक वो होते हैं जो कि मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, और गैर सरकारी विधेयक वो होते हैं जो कि मंत्रियों के अलावा बाकी जो विधायक होते हैं या सांसद होते हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो धन विधेयक होता है, ये धन विधेयक पहले ही पहले ही राज्यपाल से अनुमति लेकर प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक पहले ही राज्यपाल से अनुमति लेके प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर देखो अगर साधारण विधेयक है तो वो पहले मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल से विधानसभा, विधानसभा से विधान परिषद और फिर बाद में राज्यपाल। कहने का मतलब राज्यपाल की अनुमति के लिए वो लास्ट में आ रहा है। लेकिन धन विधेयक में उल्टा होता है। धन विधेयक में सिस्टम ये होता है कि पहले वो कहां पर रखा जाएगा? धन विधेयक पहले कहां पे रखा जाएगा? राज्यपाल के पास। राज्यपाल अनुमति देगा तो फिर वो कहां पे जाएगा? विधानसभा में। विधानसभा में जाएगा, विधान परिषद में भी जाएगा, लेकिन विधान परिषद पास करे या ना करे उसका कोई मतलब नहीं है, वो पास ही माना जाता है ना? ये सारी चीजें डिटेल में बताएंगे आपको, बस हल्का सा मैं आपको बता रहा हूं बस।
तो धन विधेयक जो होता है वो पहले पहले राज्यपाल के पास में आता है। राज्यपाल जब पास कर देता है तो फिर कहाँ पे जाता है? विधानसभा में, और विधानसभा से बाद में डायरेक्टली दोबारा से कहाँ पे आता है? राज्यपाल के पास में आता है। तो ध्यान दो, राज्यपाल ने शुरुआत में ही उस विधेयक पे क्या कर दी है? स्वीकृति दे दी है। इसलिए दोबारा से जब उसके पास वो धन विधेयक आता है तो वो मना नहीं कर सकता, उसको वो पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। इसलिए इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए ये सस्पेंसिव जो वीटो है, निलंबनकारी जो वीटो है, ये राज्यपाल काम में नहीं ले सकता। किसके संबंध में? धन विधेयक के संबंध में। आगे देखो, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक एक बार लौटाया जा सकता है। ये राज्यपाल क्या कर सकता है? जब राज्यपाल के पास विधेयक आता है तो राज्यपाल उसको एक बार के लिए लौटा सकता है। एक बार के लिए लौटा सकता है पुनर्विचार करने के लिए कि भाई तुम दोबारा से विचार करो। लेकिन जब ये दोबारा से घूमता हुआ राज्यपाल के पास, इधर से पास होता हुआ राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल अब मजबूर हो चुका है। राज्यपाल मजबूर है कि उस पे साइन करे। राज्यपाल को उस पे साइन करने ही करने पड़ेंगे किसी भी कंडीशन में। राज्यपाल मना नहीं कर सकता, दोबारा से पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो ये भी ध्यान रखना, साधारण विधेयक एक बार लौटाया जा सकता है, दोबारा पारित होकर आ गया तो अनुमति देने के लिए अनिवार्य है, उस पे अनुमति देनी होती है राज्यपाल को। तीसरा ऑप्शन क्या होता है राज्यपाल के पास? कि वो स्वीकृति देने से मना कर दे, साफ मना कर दे कि भाई मैं साइन नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीटो, या इसको हिंदी में बोलते हैं आत्यंतिक आत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो। ये मतलब पूर्ण तरीके से वीटो मिला हुआ है। पूर्ण वीटो मतलब पूर्ण तरीके से मना कर दिया, मैं साइन नहीं कर रहा, मैं साइन नहीं कर रहा। तो तीसरा ऑप्शन ये भी होता है, तीसरा ऑप्शन ये भी होता है राज्यपाल के पास, स्वीकृति देने से साफ मना कर देना। ये कब किया जाता है? ये किया जाता है गैर सरकारी विधेयकों पे। गैर सरकारी विधेयकों पे एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। क्यों किया जाता है गैर सरकारी विधेयकों पे? ध्यान दीजिए, गैर सरकारी जो विधेयक होते हैं, गैर सरकारी जो विधेयक होते हैं, वो अन्य विधायकों के द्वारा, मंत्रियों के अलावा जो विधायक बच जाते हैं, उन विधायकों के द्वारा रखा जाता है। अब इन विधायकों में आपकी जो चालू सरकार है उसके विधायक भी हैं, विरोध की जो पार्टी है उसके विधायक भी हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन सोच के देखो कि अगर विरोधी पार्टी का, विपक्ष की पार्टी का कोई विधेयक विधानसभा में लाके रख दे, और वो विधेयक क्या हो? सरकार का नुकसान करने वाला हो या जनता का नुकसान करने वाला हो, तो उस कंडीशन को रोकने के लिए राज्यपाल साफ मना कर सकता है कि भाई हम आपके इस विधेयक पे साइन नहीं करेंगे। ये एक तरीके से ये है कि सब कुछ हो गया लेकिन राज्यपाल के पास भी अभी पावर है। राज्यपाल मना कर सकता है। और इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। इसका मिसयूज भी ये किया जा सकता है कि अगर विरोधी पार्टी या विपक्ष की पार्टी ने कोई अच्छा विधेयक वो लेकर आती है, विधानसभा से पास हो गया, विधान परिषद से पास हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री की मंशा से, भाई मुख्यमंत्री तो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा ना, मुख्यमंत्री तो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि विपक्ष की पार्टी ने ये इतना अच्छा विधेयक पास करवा दिया। ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो वो करेगा क्या? राज्यपाल को कह के इस एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करवा सकता है। तो इसकी गलत मंशा से भी मिसयूज इसका हो सकता है। अब तक मैं आपको आगे बताऊंगा कि अब तक केवल 4 गैर सरकारी विधेयक पास हो पाए हैं। जब से 1952 से लेके अब तक केवल और केवल 4 गैर सरकारी विधेयक पास हो पाए हैं अभी तक। सोच के देखो। तो स्वीकृति देने से साफ मना कर देना कौन से विधेयक पे संभव होता है? ये गैर सरकारी विधेयकों पे प्रयोग किया जाता है, उस पे संभव होता है। चौथा ये है कि राष्ट्रपति के लिए निर्णय के लिए आरक्षित रख दे। जब राज्यपाल के पास आता है ये विधेयक, तो राज्यपाल इसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं राष्ट्रपति को ये भेज रहा हूं, वो जाने, उनका काम जाने। तो जब ये राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज देता है,
तो अब राज्यपाल उस चीज़ से बरी हो चुका है। राज्यपाल को कोई मतलब नहीं है उस विधेयक से। राष्ट्रपति जानेगा और बाकी का राज्य की जो जो सभा है या विधान परिषद है वो जानेंगे। मतलब राष्ट्रपति और इनका फिर ये मामला बच जाता है, राज्यपाल साइड में हट जाता है। ओके? तो ये ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति के लिए निर्णय हेतु आरक्षित रख देता है, ये अनुच्छेद 200 के तहत ये बात बोली गई है। ये सारे अनुच्छेद मैं आपको याद करवा चुका हूँ। राष्ट्रपति को कौन से विधेयक भेज सकता है? राज्यपाल कौन से विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है? अगर कोई विधेयक हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने के लिए हो, तो उस विधेयक को रोका जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति के लिए भेजा जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व, संविधान में आपने पढ़े होंगे नीति निर्देशक तत्व, तो अगर वो विधेयक नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, तो भी राष्ट्रपति के लिए रोक के रखा जा सकता है। अनुच्छेद 31 सी के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो अगर वो विधेयक, तो भी रोक के रखा जा सकता है। अगर वो विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, राष्ट्रीय महत्व का होगा, तो डायरेक्टली आपको पता है कि वो कहाँ पे जाएगा, राष्ट्रपति के पास में जाएगा। संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, संविधान के खिलाफ हो अगर वो विधेयक, तो भी उसको राष्ट्रपति के पास में भेजा जा सकता है। देश का व्यापक हित उसके विरुद्ध में हो, देश के भले के विरुद्ध में हो, तो क्या होगा, राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा। 3 प्रकार की वीटो होती है। वीटो का सीधा-सा मतलब ये होता है कि मना करना। वीटो का मतलब होता है मना करना। तो 3 तरीके की वीटो होती है। एक तो आपकी होती है निलंबनकारी वीटो, आत्यंतिक वीटो और पॉकेट वीटो। निलंबनकारी वीटो को इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, आत्यंतिक या पूर्ण वीटो को बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो और इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है? पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि साफ मना कर दिया जाता है कि भाई हम साइन नहीं करेंगे। तीसरी वीटो में क्या होता है, पॉकेट वीटो में क्या होता है कि विधेयक मेरे पास आया और मैंने जेब में डाल दिया, पॉकेट में डाल दिया। पॉकेट में डाल दिया और मैंने कहा कि भाई अब मैं साइन नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता मैं कब करूँगा, है ना? मैं पॉकेट में डाल के भूल गया। ये पॉकेट वीटो ये होता है कि मैं मना भी नहीं कर रहा और साइन भी नहीं कर रहा। तो ये होता है पॉकेट वीटो। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ही कमाल की चीज़ है कि ये पॉकेट वीटो केवल राष्ट्रपति के पास में होता है। ये जो पावर होती है पॉकेट वीटो की, ये केवल राष्ट्रपति के पास में होती है, राज्यपाल के पास में नहीं होती है। हमारे राज्यपाल के पास केवल 2 ही वीटो होती है। एक तो निलंबनकारी वीटो और दूसरी आपकी एब्सोल्यूट या पूर्ण वीटो। निलंबनकारी और आत्यंतिक या पूर्ण वीटो केवल 2 ही वीटो हमारे राज्यपाल के पास में होती है। तीसरी वीटो जो है पॉकेट वीटो है, ये राष्ट्रपति के पास में होती है, राज्यपाल के पास में नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बात करते हैं अध्यादेश की। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ध्यान दो, कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि विधानसभा सत्र में नहीं है, विधानसभा की मीटिंगें नहीं चल रही है, विधान परिषद की मीटिंगें नहीं चल रही है, तो उस कंडीशन में आप सोच के देखो कि राज्य में अचानक से कोई कानून की ज़रूरत पड़ गई, अचानक से कानून की ज़रूरत पड़ गई, तो अब सब जनों को एक साथ बुलाना, मीटिंगें आयोजित करना असंभव हो जाता है। इमरजेंसी कंडीशन में सब जनों को सूचना करके एक साथ बुलाना एक तरीके से असंभव हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि राज्यपाल को एक अधिकार है। राज्यपाल क्या कर सकता है? अपने हस्ताक्षर से वो कानून जारी कर सकता है। जिस कानून की ज़रूरत है बिल्कुल इमरजेंसी में, उस कानून को वो जारी कर सकता है और उस कानून को कानून नहीं कहा जाता है, उसका नाम बदल दिया जाता है। उसको क्या बोल दिया जाता है? अध्यादेश। उसको अध्यादेश कहते हैं। हालाँकि ये अध्यादेश जो होता है, ये कानून के जितनी ही पावर रखता है, लेकिन इस कानून को क्या बोल दिया जाता है? अध्यादेश बोल दिया जाता है। अब इस अध्यादेश की एक खासियत ये है, हालाँकि ये कानून के बराबर का दर्जा इसको मिला हुआ है, लेकिन जैसे ही विधानसभा सत्र में आती है, उसकी मीटिंग आयोजित होती है, हो सकता है कि अगले 2 महीने बाद में मीटिंगें स्टार्ट हो जाए। तो जब मीटिंगें स्टार्ट हो रही है, तो मीटिंग स्टार्ट होने के 6 सप्ताह के अंदर-अंदर वो अध्यादेश विधानमंडल से पारित होना चाहिए। अगर वो पारित नहीं हो पाता है, तो होगा क्या? होगा क्या कि वो अध्यादेश खत्म हो जाएगा। उस अध्यादेश की जो वैलिडिटी है, वो खत्म हो जाती है 6 सप्ताह के अंदर-अंदर। समझ रहे हो इस बात को? तो इसको थोड़ा-सा डिटेल में देखते हैं अपन देखो। अध्यादेश कानून का ही रूप होता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अध्यादेश जारी करने की शर्त क्या है? राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद की सलाह से, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री आएगा यहाँ पे, ठीक है? मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से ये जारी किया जाता है। राष्ट्रपति नहीं आएगा यहाँ पर। आगे बात करते हैं, राज्यपाल की ये स्वविवेकीय शक्ति नहीं है। राज्यपाल अपने विवेक से ये अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। केवल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही ये अध्यादेश जारी किया जाता है। आगे बात करते हैं, न्यायपालिका अध्यादेश की जांच कर सकती है। देखो, इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। भाई, राज्यपाल को अपनी साइड में कर लिया और विधानसभा से कानून पास करवाए बगैर मैंने क्या किया, राज्यपाल से एक अध्यादेश जारी करवा लिया और उस अध्यादेश में क्या है, कुछ तानाशाही वाला मामला है। जनता पे कुछ अत्याचार करने वाले मामले हैं। तो किया जा सकता है भाई, कम से कम मान लो, अगर मान लो विधानसभा अभी सत्र में नहीं है, मैंने अध्यादेश जारी करवा लिया और अगले 3 दिन बाद में ही क्या हुआ, विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो गया, मीटिंग स्टार्ट हो गई। तो कम से कम अगले 6 सप्ताह तक तो वो अध्यादेश लागू रहेगा। तो अगले 6 सप्ताह में तो बहुत तबाही मचा सकता हूँ। मिसयूज़ किया जा सकता है ना? तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए ये न्यायपालिका न्यायपालिका अध्यादेश की जाँच कर सकती है। पहले नहीं स कर पाती थी पहले नहीं कर पाती थी, लेकिन अध्यादेश की अब जाँच होने लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। राज्यपाल केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये सूचियाँ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इन 2 सूचियों पे ये अध्यादेश जारी कर सकता है। संघ सूची पे अध्यादेश नहीं बना सकता, क्योंकि संघ सूची पे अध्यादेश केवल राष्ट्रपति जारी कर सकता है। जारी कब होता है? जब विधानमंडल के दोनों सदनों में से कोई भी सदन सत्र में ना हो, या जब कोई एक सदन सत्र में ना हो। जैसे कि मान लो विधानसभा से पास हो गया, लेकिन विधान परिषद का सत्र शुरू नहीं हो पाया है। विधान परिषद सत्र में नहीं है। भाई, विधानसभा तो चल रही है, लेकिन विधान परिषद नहीं चल रही है और अचानक से राज्य के अंदर ऐसी कंडीशन बन गई कि भाई क्या करना है, कानून बनाना है। तो उस कंडीशन में जब एक सदन सत्र में नहीं है, कानून बिल्कुल ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कि दोनों सदन, जो विधानसभा और विधान परिषद है, दोनों ही सत्र में नहीं है, तो उस कंडीशन में भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश से संबंधित तथ्यों की बात करते हैं, तो विधानमंडल की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर-अंदर वो अध्यादेश विधानमंडल से पास होना चाहिए। अगर नहीं होता है, तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है? उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी। अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 महीने प्लस 6 सप्ताह है। अब ये 6 महीने कौन से हैं? आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो आज एक सत्र खत्म हुआ है, तो अधिकतम अगले सत्र का गैप कितना हो सकता है? 6 महीने। और जैसे ही वो सत्र स्टार्ट होगा, 6 महीने में तो करना ही करना है, तो जैसे ही वो 6 महीने के एंड में वो सत्र स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होने के 6 सप्ताह तक उसकी लिमिट हो सकती है। तो ये जो टाइम है, ये टाइम किसका है? ये अध्यादेश का अधिकतम टाइम है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि विधानमंडल के जो सत्र हैं, सत्रों में अधिकतम गैप कितना हो सकता है? 6 महीने का। 6 महीने में कम से कम 1 सत्र होना ज़रूरी है। तो अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है और जैसे ही 6 महीने के बाद में सत्र शुरू होगा, तो सत्र सत्र शुरू होते ही अगले 6 सप्ताह तक अगर वो पास हो जाता है तो ठीक बात है, नहीं होता है तो वो अधिकतम कितने महीने तक वो सत्र रुक सकता है? 6 महीने, 6 महीने प्लस 6 सप्ताह है। तो ये अधिकतम टाइम होता है किसी भी अध्यादेश का। ओके, आगे बात करते हैं, राज्यपाल जब भी चाहे अध्यादेश को वापस ले सकता है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं, किसकी मर्ज़ी से लेता है ये? मंत्रिपरिषद की मर्ज़ी से लेता है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, उसकी शक्ति अनुच्छेद 123 में है और राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 213 में। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, नदी में जब अनुच्छेद मैंने याद करवाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक नदी के बीच में खड़े हैं और वहाँ पे सोच रहे हैं कि हमें किस तरीके से अध्यादेश जारी करना है और वहाँ पे मंत्रिपरिषद भी खड़ी हुई है पास में। तो मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और राज्यपाल नदी में बीच में खड़े हैं। नदी में बीच में खड़े हैं और क्या सोच रहे हैं? अध्यादेश जारी जारी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें याद करवाई थी। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, उसकी शक्ति अनुच्छेद 123 में दे रखी है। आगे बात करते हैं, राज्यपाल देखो, पहले क्या होता था, लोकसभा और विधानसभा दोनों में आंग्ल भारतीयों को
नामित किया जाता था। विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय नामित किया जाता था किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय नामित किए जाते थे किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ध्यान दो हुआ क्या, कहाँ गया वो कि 4वां संविधान संशोधन आया 2019 में। 104वां संविधान संशोधन आया 2019 में। इस संशोधन में ये हुआ कि विधानसभा में और लोकसभा में ये जो आंग्ल भारतीयों को जो आप नामित कर रहे हो, भाई विधानसभा में तो आपका राज्यपाल नामित कर रहा है, मनोनीत कर रहा है और लोकसभा में आपका राष्ट्रपति कर रहा है। तो ये जो मनोनीत करने वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम बंद कर दिया जाए। क्यों? ये बंद क्यों कर दिया जाए? क्योंकि अब जो आंग्ल भारतीय हैं, वो आंग्ल भारतीय अब हमारे भारत में इतने ज़्यादा इनकी जनसंख्या नहीं है। इनकी जनसंख्या अब नहीं है, तो इनको नामित करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भाई हल्के-फुल्के अगर जनसंख्या में हो, तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए एक आदमी नामित किया जाना चाहिए, ये बात ज़रूरी है। लेकिन अब उनकी जनसंख्या ही नहीं है, कोई मुश्किल से एक आध बचा है, तो उनकी आवाज़ों को उठाने के लिए उसी आदमी को नियुक्त कर दिया, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो अब क्या है 2019 में जो 104वां संविधान संशोधन आया है, इस संशोधन के तहत आंग्ल भारतीय समझते हो आप? ऐसे अंग्रेज जो कि भारत में ही रह गए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे ऐसे अंग्रेज जो कि भारत में ही रह गए, वापस इंग्लैंड नहीं गए, उनको आंग्ल भारतीय कहा जाता है। उनको भारतीय कहा जाता है। उनकी आवाज़ उठाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया था कि एक-एक आदमी, एक-एक, 2-2 आदमी विधानसभा में या अपने लोकसभा में इनको नामित किया जाए ताकि इनकी समस्याओं को सुना जा सके। लेकिन ये वर्तमान में ऐसा सिस्टम नहीं बचा है, इनकी जनसंख्या ही नहीं है। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत ये सिस्टम बंद कर दिया गया और साथ ही साथ एससी-एसटी का जो आरक्षण है वो 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, इस संशोधन के तहत। ओके। एंग्लो इंडियन की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 366(2) में दी गई है। राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ हैं, ये इनसे संबंधित अनुच्छेद आपको 168 में, 171 में, 174 में, 175 में, 176 में, 180 में, 192 में, 200 में और 213 में दिया गया है, जो कि सारे अनुच्छेद मैंने आपको बाकायदा एक अलग प्लेलिस्ट में याद करवाए हैं, कौन से अनुच्छेद में क्या है, सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करके दी है। तो विधायी शक्तियाँ बहुत ही एक लंबा-चौड़ा टॉपिक और बहुत ही डिटेल में समझाने वाला टॉपिक था, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में भी आया है और जो चीज़ें याद करवाने लायक थी, वो चीज़ें मैंने आपको याद भी करवाई है। तो मिलते हैं अपने राज्यपाल के पार्ट 4 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख़्याल रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।